नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अगस्ता रिश्वत, आदर्श सोसाइटी, विजय माल्या और पश्चिम बंगाल के चुनावी प्रचार के शोर ने फिर बताया है कि भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है जिसमें जनता धड़कती है। हाँ, आदर्श सोसाइटी की बिल्डिंग को गिराने का हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो उसकी तारीफ अधिक हुई। कहा गया कि बिल्डिंग को गिराना भ्रष्टाचारियों को मैसेज होगा। ऐसे ही अगस्ता रिश्वत मामले में राजनीति में जो उबाल आया वह लोगों की नब्ज पर नेताओं की राजनीति है। विजय माल्या विदेश में लाख सफाई दे, लेकिन भारत में माना जा रहा है कि वे बैंकों का पैसा खाकर गए। उधर पश्चिम बंगाल के चुनाव में शारदा और नारदा कांड ने ही तुल पकड़ा। लोगों ने ममता बनर्जी को भले भ्रष्ट नहीं कहा, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे ने ममता बनर्जी के अभेद दुर्ग को हिलाया है। ममता बनर्जी को रक्षात्मक होकर चुनाव लड़ना पड़ा। लगभग यही स्थिति केरल के विधानसभा चुनाव में। चांडी सरकार के भ्रष्टाचार हल्ले ने लेफ्ट मोर्चे में जान डाली। इसलिए कोई माने या न माने, भारत में जनता की दुखती नब्ज भ्रष्टाचार है। यही राजनीति का नंबर 1 मुद्दा था और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अगस्ता रिश्वत मामले को जैसे तुल दिया, उससे भी इस मुद्दे की अहमियत जाहिर है। तभी अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े। वे अपने को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नंबर 1 झंडा बरदार बना रहे हैं। आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पूरी रणनीति भ्रष्टाचार के मुद्दे को तुल देने की है। वे इसी मुद्दे पर पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। सो सवाल है, विकास, अच्छे दिन, हिंदुत्व और भ्रष्टाचार के 3 मुद्दों में से कौन सा आगे की राजनीति का ब्रह्मास्त्र होगा? राजनीति की टिकाऊ धुरी कौन सी है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ऐवान के बाहर सड़क पर जंग की तैयारी हो गई है। मरकजी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल करने के मौके पर हुकूमत और बीजेपी की तरफ से कामयाबियों का ढिंढोरा पीटने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस ने इस मुहिम को पंक्चर करने की तैयारी की है। हुकूमत की तरफ से बनाए जा रहे कामयाबियों के बुकलेट के जवाब में कांग्रेस ने नाकामियों की बुकलेट तैयार की है। हुकूमत की जानिब से दिए गए इश्तिहारात के जवाब में कांग्रेस भी इश्तिहारात देगी। हुकूमत के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कांग्रेस के साबिक मरकजी वज़रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बीजेपी रहनुमाओं के जवाब में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मुकाबले में उतरेंगे। कांग्रेस के माहिरीन ज़राए का कहना है कि 3 हलकों में हुकूमत के कामकाज को लेकर सवाल उठाए जाएंगे। कांग्रेस का इल्जाम है कि 2 साल में रोजगार कम हुए हैं, गरानी बढ़ी है और खारजा पॉलिसी में हुकूमत बुरी तरह से पिटी है। नेपाल, पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्तों से जुड़े हालिया मामलों को कांग्रेस हाईलाइट करेगी। बीजेपी के मीडिया इंचार्ज श्रीकांत शर्मा 3 सीनियर वज़रा राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी से पार्टी के तर्जुमान की मुलाकात करा रहे हैं ताकि उनको हुकूमत के कामकाज के बारे में बताया जा सके। तो दूसरी जानिब कांग्रेस ने 4 साबिक मरकजी वज़रा कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और आनंद शर्मा को आगे किया है। ये चारों रहनुमा हुकूमत की नाकामियों की हकीकत बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और कांग्रेस व सीपीएम के दरमियान मुखालफत की आवाजें उठना शुरू हो चुकी है। माहिरीन ज़राए के मुताबिक मगरबी बंगाल में पोलिंग खत्म होने के बाद से ही दोनों जमातों के रहनुमा एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लगे थे। इस इत्तेहाद की मुखालफत करने वाले रहनुमा हकीकी नतीजे आने से पहले ही इस बात का दबाव बना रहे हैं कि नताइज के फौरन बाद दोनों को अलग होने का ऐलान करना पड़े। कांग्रेस के माहिरीन ज़राए के मुताबिक बाया महाज के साथ मफाहमत की मुखालफत करने वाले रहनुमा सरगर्म हुए हैं। उन्होंने कहना शुरू किया है कि बंगाल और केरल दोनों जगह कांग्रेस को इस मफाहमत की वजह से नुकसान होता नजर आ रहा है। कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा का कहना है कि दिल्ली में राहुल गांधी और कोलकाता में अधीर रंजन चौधरी की जिद से मफाहमत हुई थी। अगर ये मफाहमत नहीं होती तो बंगाल में भले कांग्रेस की सीटें कम होती, लेकिन केरल में कांग्रेस जीत जाती। उनका कहना है कि इस मफाहमत का फायदा बाया महज को हुआ है। उसकी सीटें बंगाल में भी बढ़ती नजर आ रही है और केरल में भी उसकी हुकूमत बनने के इम्कानात हैं। दूसरी जानिब सीपीएम में साबिक जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात का खेमा कांग्रेस के साथ मफाहमत की मुखालफत में था। अब इस खेमे के रहनुमा सरगर्म हो गए हैं। उनका कहना है कि बंगाल में कांग्रेस के साथ मफाहमत करके बाया महाज ने जीत के इम्कानात खत्म कर लिए। उनका कहना है कि अगर ममता और कांग्रेस मिलकर लड़ते तो बाया महाज का रास्ता साफ हो जाता।
आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद एक बार फिर सबको चौंकाने वाले हैं। माहिरीन जराये का कहना है कि वो ऐवान बाला की 2 सीटों पर अपनी अहलिया और बेटी को भेजने वाले हैं। कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी और मीसा भारती दोनों ऐवान बाला में जा सकते हैं। पार्टी के माहिरीन जराये का कहना है कि यही 2 नाम हैं जिनकी पार्टी में मुखालफत नहीं होगी। अगर वो किसी दूसरे रहनुमा को भेजेंगे तो बाकी दावेदार नाराज होंगे और पार्टी के अंदर अनबन बढ़ेगी। पहले कहा जा रहा था कि जेल में बंद जोरावर रहनुमा और साबिक रुकन पार्लियामेंट शहाबुद्दीन की अहलिया हिना शहाब को ऐवान बाला भेजा जाएगा, लेकिन सीवान में सहाफी राजदेव रंजन के कत्ल के बाद इसके इम्कानात कम हो गए हैं। हालांकि अब भी उनका नाम सुर्खियों में है, लेकिन परेशानी ये है कि असेंबली इंतखाबात से पहले लालू प्रसाद ने कमर आलम को वादा किया था कि पहले ऐवान बाला उनको देंगे। समस्तीपुर के रहने वाले कमर आलम दिल्ली में रहते हैं और एक सीट के मजबूत दावेदार हैं। उनके अलावा मुस्लिम रहनुमाओं में M.A. फातमी भी दावेदार हैं। इसी तरह ठाकुर रहनुमाओं में रघुवंश प्रसाद सिंह के नाम की बहस थी। अगर उनको भेजते हैं तो बाकी 2 ठाकुर रहनुमा जगदानंद सिंह और प्रभुनाथ सिंह नाराज होंगे। अगर कौमी तर्जुमान मनोज झा को भेजते हैं तो ठाकुर और मुस्लिम दोनों नाराज होंगे। इसी सोच में बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी और मीसा भारती दोनों को भेजने का इरादा बन रहा है। राबड़ी के रुकन पार्लियामेंट बनने से दिल्ली में बड़ा बंगला मिल जाएगा और मीसा भारती ऐवान बाला में मजबूती से पार्टी की बात रखेंगी। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। ऐवान बाला के नामजद रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन पर बेहद संगीन इल्जाम आयद किए हैं। स्वामी ने कहा है कि राजन दिमागी तौर से पूरी तरह से हिंदुस्तानी नहीं है और इसलिए उन्होंने जानबूझकर हिंदुस्तान के इक्तिसादियात को नुकसान पहुंचाया है। गुज़िश्ता हफ्ते स्वामी ने कहा था कि राजन को फौरन ओहदे से हटाकर वापस शिकागो भेज देना चाहिए। उसके बाद पीर को उन्होंने वजीर आजम मोदी को खत लिखा और कहा कि राजन को फौरन हटाने का मशवरा वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि डॉक्टर राजन ने जानबूझकर हिंदुस्तानी इक्तिसादियात को कमजोर करने की साजिश की है। स्वामी ने लिखा कि वो राजन की इस कोशिश से हैरान परेशान हैं। उन्होंने लिखा है कि अफरात ज़र को काबू में करने के लिए शरह सूद में इजाफा करने की पॉलिसी काफी खतरनाक थी। स्वामी ने यह भी कहा कि राजन के कामकाज के दौरान गुज़िश्ता 2 साल में बैंकों की NPA यानी खसारे के अकाउंट में डालने वाली रकम 3.5 लाख करोड़ रुपए हो गई है। समाजवादी पार्टी ने आइंदा महीनों होने वाले ऐवान बाला के 2 साला इंतखाबात के लिए अपने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी से निकाले गए साबिक रुकन पार्लियामेंट अमर सिंह को पार्टी में वापस लिया गया है और साथ ही उनको ऐवान बाला की टिकट देने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस छोड़कर 2 दिन पहले सपा में वापसी करने वाले साबिक मरकजी वजीर बेनी प्रसाद वर्मा को भी सपा ने उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों रहनुमाओं के अलावा पार्टी ने संजय सेठ, सुखराम सिंह यादव, रेवती रमन, विश्वम्भर प्रसाद और अरविंद सिंह को भी उम्मीदवार बनाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अनबन की खबरों पर योग गुरु बाबा रामदेव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो जहां जाते हैं वहां लोग उनसे ब्लैक मनी के बारे में पूछते हैं। रामदेव ने कहा कि ब्लैक मनी जैसे कुछ मसलों पर नरेंद्र मोदी हुकूमत के कई लोगों के मन में मायूसी पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि मुल्क का 80% ब्लैक मनी मुल्क में ही है और सिर्फ 10-20% ब्लैक मनी ही मुल्क से बाहर है। रामदेव ने कहा कि अगर कानूनी सोना, जमीन, सियासत और नशीली दवाओं के कारोबार के जरिए पनप रहे ब्लैक मनी की इक्तिसादियात पर रोक लग जाए तो चीजें ठीक हो जाएंगी। मोदी हुकूमत के तई मायूसी की बात करने के साथ ही उन्होंने सफाई दे डाली कि मोदी से कोई अनबन नहीं है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 15 साल में एक बार भी उनकी मोदी से बहस नहीं हुई है। बाबा रामदेव ने कहा कि वो 2-3 महीने में एक बार मोदी से बात करते हैं और इक्तिसादियात से जुड़ी किसी बात पर अरुण जेटली से बात करते हैं। उन्होंने ब्लैक मनी पर जेटली से बात की है। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने दावा किया है कि मुल्क में अच्छे दिन आ गए। एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल की तरफ से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में कल रात उन्होंने कहा कि 2019 के इंतखाबात में बीजेपी ज्यादा सीटें लेकर अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में लौटेगी। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी आइंदा इंतखाबात में जाएगी तो लोगों के मन में इस बात को लेकर शको शुबा हरगिज नहीं होगा कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। उन्होंने कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो 2008 में महाराष्ट्र की एक खातून कलावती के पास गए थे, लेकिन वैसी किसी खातून के लिए कोई काम नहीं किया। उल्टा नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुफ्त गैस कनेक्शन देकर खवातीन की परेशानियों को दूर करने का बड़ा काम किया है। शाह ने सोनिया गांधी को भी निशाना बनाया और कहा कि मुहिब्बे वतन लोग बदउनवानी में शामिल नहीं होते। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत में जितनी भी बदउनवानी की जांच हो रही है वो सभी मामले यूपीए हुकूमत के दौर में ही दर्ज किए गए थे।
दिल्ली में नगर निगम की 13 सीटों के लिए हुए ज़िमनी इंतखाबात के नतीजों से कांग्रेस और बीजेपी में दम लौटा है। हालांकि सबसे ज्यादा 5 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है, लेकिन असेंबली इंतखाबात के मुकाबले उसके वोट में जबरदस्त कमी आई है। असेंबली में एक भी सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस ने 4 सीटें जीती हैं। जिन 13 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए थे उनमें से कोई भी सीट पहले कांग्रेस के पास नहीं थी। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वोट उसे मिले हैं। एक सीट पर आजाद उम्मीदवार ने कब्जा किया है। इंतखाबी नताइज के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आइंदा साल होने वाले नगर निगम के इंतखाबात में सभी सीटें जीतनी हैं। कांग्रेस के सूबाई सदर अजय माकन ने कहा कि पहले जहां कांग्रेस कमजोर थी वहां भी कांग्रेस को सीटें मिली है। ये कांग्रेस की हालत सुधरने का इशारा है। हिंदुस्तान का नक्शा गलत तरीके से दिखाने पर 7 साल की सजा और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने वाले हिंदुस्तान के नए कानून को लेकर पाकिस्तान ने नाराजगी जाहिर की है। पाकिस्तान ने इसकी शिकायत अक़वाम मुत्तहिदा में की है। पाकिस्तान का कहना है कि यह कानून कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज के खिलाफ है। दरअसल कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है और दोनों मुल्क मुसलसल इस पर अपना दावा करते रहते हैं। पाकिस्तान की शिकायत है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता है तब तक हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी कानून आलमी कवानीन के खिलाफ है। हिंदुस्तान के नए कानून के मुताबिक हिंदुस्तानी नक्शे को तोड़ मरोड़ कर दिखाना हिंदुस्तान की सालमियत पर हमला माना जाएगा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा कभी खत्म नहीं होता। राजनीति करनी हो या राजनीतिक दुश्मन को मारना हो तो नेताओं के लिए भ्रष्टाचार सदाबहार मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न खाऊंगा और न खाने दूंगा का वायदा कर रखा है। उस नाते भ्रष्टाचार का मुद्दा हाशिए में चला जाना था, लेकिन उसी पर राजनीति है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। ऐवान के गुज़िश्ता इजलास, तफ्तीशी एजेंसियों के कामकाज, मगरबी बंगाल और केरल की इंतखाबी तशहीर और अदालती फैसलों से जाहिर हुआ है कि हिंदुस्तान में बदउनवानी नंबर 1 का सियासी इशू है। ऐवान के बजट इजलास का तकरीबन पूरा दूसरा हिस्सा अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मुआहदे की नजर चढ़ गया। इटली की अदालत के एक फैसले के हवाले से खबर आई कि इस मुआहदे में रिश्वत दी गई है। रिश्वत देने वालों को इटली की अदालत ने जेल भेज दिया। अब लेने वालों की पहचान करके उनको सजा दिलाने का सवाल है। बीजेपी और हुकूमत के रहनुमाओं का कहना है कि इसमें कांग्रेस के आला रहनुमा शामिल हैं, तभी कांग्रेस भी हमलावर होकर इस मामले में दिफा कर रही है। इसी बीच फौज के लिए इटली की एक कंपनी से जहाज खरीदने के मामले में बदउनवानी की खबरें आने लगी। ये मुआहदा भी यूपीए के दौर में हुआ था। उधर मुंबई में अदालत ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग गिराने का हुक्म दिया। उत्तराखंड में अक्सरियत साबित करने से पहले हरीश रावत की 2 स्टिंग सामने आए, जिसमें अराकीन असेंबली की खरीद फरोख्त होती नजर आ रही है। इसे लेकर मरकज ने सदारती राज तक नाफिज कर दिया। हालांकि बाद में उसे अदालत उज़्मा के हुक्म की वजह से सदारती राज हटाना पड़ा। लेकिन इन तमाम ही मामलात से जाहिर हुआ कि बदउनवानी हिंदुस्तान की सियासत का सबसे बड़ा इशू है और साथ ही अवाम को मुतासिर करने वाला नंबर 1 का इशू भी यही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने खुतबे में हुकूमत की कामयाबियों के साथ साथ सबसे बड़ी कामयाबी ये बताते हैं कि गुज़िश्ता 2 साल में उनकी हुकूमत पर बदउनवानी का एक भी इल्जाम आयद नहीं किया गया है। उन्होंने हुकूमत बनते ही कहा था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और 2 साल में ऐसा माना जा सकता है कि मोटे तौर पर इस पर अमल भी हुआ है। तभी सोशल मीडिया में बहस है कि मोदी हुकूमत के 2 साल हो गए, लेकिन बदउनवानी के मामले अब भी साबिका हुकूमत के ही खुल रहे हैं। बहरहाल साबिका हुकूमत की बदउनवानी हो या सूबाई हुकूमतों की बदउनवानी का खुलासा हो, मुल्क की सियासी बदउनवानी के इश्यूज के आसपास घूम रही है। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी और केरल में ओमन चांडी को सबसे ज्यादा सफाई इसी मसले पर देनी पड़ी। अभी ये सवाल है कि आइंदा साल होने वाले इंतखाबात और उसके बाद आम इंतखाबात के लिए किस मसले पर हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ की पोजीशनिंग होगी, तब बदउनवानी ही अहम मुद्दा होगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी हुकूमत और बीजेपी पर इल्जाम आयद होते रहे हैं कि आरएसएस के साथ मिलकर वो पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं। हिंदुत्व के मसले को तूल दिया जा रहा है ताकि फिरकावारियत की बुनियाद पर तकसीम हो सके। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों को फिक्र इसी बात की है कि बीजेपी राम मंदिर और दीगर मसलों को लेकर पोलराइजेशन की सियासत कर सकती है, लेकिन ऐसे किसी मसले पर कम अज कम नरेंद्र मोदी को सियासत
सियासत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिना ऐसी सियासत के ही हिंदुत्व के आइकन हैं। मालेगांव मामले में साध्वी प्रज्ञा के इल्जामात से बरी होने से उनकी ये छवि और मजबूत हुई है। इसलिए उनकी कोशिश होगी कि बदउनवानी के मसले पर कांग्रेस को घेरे रखा जाए। इस मसले पर कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर रहती है, लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि अरविंद केजरीवाल बदउनवानी की मुखालफत में सबसे बड़े जंगजू हैं। वो ईमानदार हुकूमत के नाम पर ही पंजाब का इंतखाब लड़ रहे हैं। अगर बदउनवानी का मसला मुल्क में मजबूत होता है तो केजरीवाल की ब्रांडिंग भी मजबूत होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भ्रष्टाचार के हल्ले पर चर्चा करेंगे। मोदी सरकार और भाजपा ने अगस्ता हेलीकॉप्टर नेशनल हेराल्ड के मामले में भ्रष्टाचार का हल्ला कर कांग्रेस को जैसे घेरा, उसके कई अर्थ है। सरकार के लिए अच्छे काम के बजाय विपक्ष को बदनाम करना अधिक आसान है। ऐसे ही विधानसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार के हल्ले पर चुनाव लड़ना इस मुद्दे के दमदार होने का प्रमाण है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, हाल के विधानसभा चुनाव हो, संसद की बहस हो, अदालत का जैसे आदर्श सोसाइटी वाला फैसला हो, इन सब ने वापस भ्रष्टाचार के मुद्दे को नंबर 1 बना दिया अपने सार्वजनिक बहस में, विमर्श में है। ये आखिर इसका क्या अर्थ निकाले हम राजनीति में? देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा कभी भी पीछे नहीं हट सकता है। जब जब भ्रष्टाचार की बात आएगी तो वो मुद्दा उछलेगा। अब जो मुद्दा उछल रहा है वो है इटली की अदालत का जो फैसला आया। उनका कहना है कि हमारी कंपनी की तरफ से रिश्वत दी गई और रिश्वत लेने वाले भारत में हैं। अब इस पर अगर सरकार चुप रहती है या मीडिया भी अगर चुप रहता है तो लगेगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसलिए ये मुद्दा उछलने से और भी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं वो उछल कर सामने आए, और मुझे लगता है कि इस पर राजनीति होती है, ये कोई नई बात नहीं। नहीं, देखिए, इसमें ये इसलिए है कि विधानसभा चुनाव के अंदर भले ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल हो, प्रधानमंत्री ने भी भ्रष्टाचार का वहां मुद्दा उठाया, इसी तरह तमिलनाडु में भी उठाया। तो प्रधानमंत्री के लिए भी आज की तारीख में विकास, अच्छे दिन, उसके बजाय अपने एजेंडे के बजाय वो भ्रष्टाचार पे फोकस कर रहे हैं। तो ये अपने आप में अजीब बात नहीं है? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो जनता में बहुत जल्दी असर करता है। हाँ। आप 2014 का चुनाव देखिए। 2014 का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा और जीता। तो इसलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे को आप पीछे नहीं धकेल सकते। चाहे फिर वो राज्यों में भ्रष्टाचार हो रहा हो, चाहे वो केंद्र पिछली सरकार का भ्रष्टाचार हो। ये भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीति में एक तुरप का इक्के की तरह काम करता है। तो इसको न चलाना, मुझे लगता है कोई भी राजनीति चलाने वाली बात नहीं, प्राथमिकता में दूरी बनाना। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद में अपने आप में भ्रष्टाचार का मुद्दा हाशिए में चले जाना चाहिए था। विकास की बात होनी चाहिए थी, योजनाओं पर पॉजिटिव आधार पर वोट मांगना चाहिए था, पॉजिटिव बहस होनी चाहिए। उसके बजाय ये दोनों मुद्दे, इधर अरविंद केजरीवाल भी उस मुद्दे पर तुल दे रहे हैं। तो ये आखिर माजरा ले देकर वापस भ्रष्टाचार। देखिए, इस बार तो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो फोकस में आया है वो है इटली की अदालत के फैसले से। और उसके बाद अगर उसके बाद भी देखिए, नेशनल हेराल्ड हो, कांग्रेस नेताओं के तमाम भ्रष्टाचार वाले मतलब सत्ता पक्ष जो है इस बार विपक्ष की भ्रष्टाचार के आधार पर विपक्ष को लपेट रहा है। ये अजीब नई बात हो रही है। अब देखिए, अगर भ्रष्टाचार का मामला उजागर होगा पिछली सरकार का, तो आज की सरकार उस पर चुप कैसे बैठे? नहीं, वो नहीं बैठेगी। लेकिन फिर वो अरविंद केजरीवाल जैसे तीसरा पक्ष एकदम ऐसा निकल के आया जो कह रहा है कि नहीं, आप कार्रवाई करो, नहीं तो मिले हुए, और वो तुरंत कार्रवाई बिल्कुल उस तरह चाह रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि न्याय प्रक्रिया जिस तरह से चलती है उसमें कोई भी जल्दी से फैसला नहीं हो सकता। अब ये इटली वाले मामले में भी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, समय लगेगा। लेकिन राजनीति ऐसी चीज है कि जिसमें अभी तो कांग्रेस भी कह रही है कि अगर हमारे लोगों ने भ्रष्टाचार किया है तो वो भी, क्योंकि उसमें भी, क्योंकि वो जनता की नब्ज को छूने वाला मामला है। लेकिन देश में लोकतंत्र है, न्याय प्रक्रिया जब तक पूरी होकर और गिल्टी सामने नहीं आते आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन राजनीति इस पर पहले भी होती रही है, और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जब जब उछलेगा, जब जब सामने आएगा, चाहे वो राज्य का स्तर हो चाहे केंद्र का, उस पर राजनीति तो होगी। और राजनीति में लेकिन एक चीज है, जनता इसका फैसला स्वयं भी करती है। जनता ने जब जब राजनीति में या चुनाव में
भ्रष्टाचार का मुद्दा बना है उस पर अपनी वर्डिक्ट भी दी है। इस देश की राजनीति में भले सरकार या सरकार कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, उसकी प्राणवायु है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा ही है। इसके अलावा कोई मामला नहीं सार्वजनिक बहस में बनता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अभी बंगाल के चुनाव के अंदर ममता बनर्जी का भ्रष्टाचारी गवर्नेंस को लेकर इश्यू नहीं बना, कुछ नहीं बना, वही भ्रष्टाचार आ गया। लेकिन आप एक चीज को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार का मामला चुनाव में बनता है उस समय की सरकारों के खिलाफ, चाहे राज्य में, लेकिन यहाँ इस समय उल्टा हो रहा है कि एनडीए की सरकार को 2 साल हो गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा राजनीति गरमा रही है पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। तो ये अपने आप में एक अजीब बात है। अभी तक विपक्ष पिछले 2 साल में इस सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सका। इसलिए अगर इस सरकार को पिछले रिजीम के अगर कोई भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं और वो भी विदेश में हो रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये कार्रवाई करेगी, लेकिन फिर एक दूसरा पक्ष आ गया अरविंद केजरीवाल का, वो कह रहा है कि नहीं कार्रवाई हो ही नहीं रही और 5 साल ऐसे ही जाए होंगे, तो इस स्थिति को कैसे निपटेंगे? नहीं, देखिए इसमें कोई शॉर्टकट तो नहीं है। न्याय प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। आप उठाकर किसी को जेल, सिर्फ किसी के इनिशियल से तो आप जेल में डाल नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है अगर हर व्यक्ति को राजनीति करनी है। अब जैसे मनोहर पर्रिकर ने कहा कि केजरीवाल इसमें राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि वो इसमें हाशिए पर चले गए हैं, सारी राजनीति की बहस कांग्रेस यूपी और एनडीए में हो रही है, तो उनको अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले करना है, इसलिए उन्होंने कहा हाँ पकड़ो, अभी जल्दी से पकड़ो, जेल में डालो। आप डरते हो, ऐसा कहने से लोगों पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। लोग भी देखते हैं कि क्या पूरी न्याय प्रक्रिया होने के बाद ही आपने किसी को जेल में डाला है या एक राजनीति के चलते आपने उठाकर किसी को बंद कर दिया। तो इसलिए लोकतंत्र में कोई भी सरकार जल्दबाजी में किसी को जेल में नहीं डाल सकती। उस नाते आपके अनुसार पूरे 5 साल या ये जो भी मौजूदा समसामयिक समय उसके अंदर यही राजनीति का निर्णायक मुद्दा होगा या कोई दूसरे मुद्दे भी बन सकते हैं? क्योंकि इसके आगे बाकी सब अभी आज की तारीख में तो हिंदुत्व हो या विकास हो, ये सारी बहस है हाशिए में। नहीं, देखिए इस मुद्दे पर, इटली वाले मुद्दे पर इस सरकार को, के अलावा और भी मेरा कहना नहीं, ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा बना है। इस मुद्दे पर जो भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, अब इस सरकार ने अपनी टर्म के अंदर 2019 तक इसको अगर लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं ले गई, और क्योंकि आपको 3 साल का समय मिल रहा है, तो सवाल ये उठेगा कि फिर आपने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किया क्या। तो वो जब कटघरे में ये सरकार खड़ी होगी तो उससे पहले इनको इस मामले को निपटाना पड़ेगा, नहीं तो ये मुद्दा उल्टा इनसे पूछा जाएगा कि आपने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किया क्या। मतलब कोई भी पक्ष आप कोई भी ले ले, ये मुद्दा तो रहेगा ही, करप्शन। ये असली मुद्दा ये कि राजनीति में, इस राजनीति में भी करप्शन का मुद्दा स्थायी तौर पर रहेगा, ये प्रमाणित है। नहीं, देखिए हो सकता है आने वाले समय में 3 साल में और बहुत से मुद्दे आ जाएं, लेकिन इस मुद्दे को आप बीच में नहीं छोड़ सकते। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।